एक शायर ने कहा है कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आइए किस्मत बदलने की ओर हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी विद्यार्थियों की किस्मत बदलेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूँ शिवचंद्र दीक्षित। आइए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। बड़ी सरलता से सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अस्थिर, यायावर, गतिशील, अडिग। तो इसका सही उत्तर होगा यायावर। यायावर का मतलब होता है जो इधर उधर भ्रमण करता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, लगातार पर्यटन पर है, उसे कहा जाता है यायावर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समास का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ पूछ रहा है, क्या है? संक्षेप होता है या विच्छेद होता है या विस्तार होता है या सही अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण करना, ये होता है समास। और समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, मतलब विस्तार। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में शब्द शक्ति नहीं है। शब्द शक्ति की बात की गई है। देखिए, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। कितने प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा। एक तो अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरी होती है लक्षणा, ये भी होती है लक्षणा। अभिधा भी होती है, लक्षणा भी होती है और व्यंजना भी होती है। ये समिधा, ये शब्द शक्ति नहीं है, ये नहीं होती है शब्द शक्ति। ये भ्रमित करने के लिए। समिधा तो जो हवन किया जाता है उसमें जो लगाई जाती हैं लकड़ियाँ, उनको कहते हैं समिधा। तो ये बिल्कुल सही होगा। अब जरा समझ लीजिएगा शब्द शक्ति क्या होती है। अभिधा का मतलब होता है जिसका सीधा अर्थ निकले, साधारण, जिसका साधारण अर्थ हो, है ना? जिसका साधारण अर्थ हो वो होता है अभिधा शब्द शक्ति। प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ प्रकट करने की एक शक्ति होती है, उसको ही कहा जाता है शब्द शक्ति। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है, जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभिधा में ही बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं उसका सीधा अर्थ आप समझ रहे हैं। अभिधा, पेन कहा जाए, कुर्सी कहा जाए, मेज कहा जाए, कमरा कहा जाए, दीवार कहा जाए, है ना? तो ये सब हो गया अभिधा शब्द शक्ति। अब लक्षणा क्या होता है? लक्षणा थोड़ी दिलचस्प है शब्द शक्ति, जिसका अर्थ लक्षण के आधार पर लगाया जाए, जिसका अर्थ लक्षण के। जैसे कहा जाए यह बालक नहीं शेर है। क्या कहा गया? यह बालक नहीं शेर है। यह बालक नहीं शेर है। अब इसका क्या अर्थ लिया जाए कि वो बालक नहीं शेर है? वाकई में यहाँ पर शेर जो शब्द है, इसकी शब्द शक्ति कौन सी प्रयोग की गई है? अगर अभिधा मानी जाए तब तो वो बालक नहीं शेर होना चाहिए, 4 पैर होने चाहिए, उसके बड़े बड़े दांत होने चाहिए, बड़ा विकराल स्वरूप होना चाहिए अगर अभिधा कहा जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति ली गई है, अर्थात वो बहुत साहसी और बहुत बलवान है, इसलिए उसे शेर कहा गया। लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे मेरा भाई देवता है, तो क्या उसका भाई देवता है? ना, देवता बिल्कुल नहीं। देवता शब्द की
लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात बहुत सीधा है। देवता का मतलब है बहुत सीधा है, सज्जन। तो ये हुई बात लक्षणा की। अब व्यंजना जरा समझिए। जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों शक्तियों से अर्थ शुद्ध रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा है, जो लिखने वाला या कहने वाला कहना चाहता है वो नहीं प्रकट हो रहा है, वहाँ पर शब्द शक्ति काम करती है व्यंजना। पहले की दोनों शब्द शक्तियाँ अपना काम करके छोड़ देती हैं, वहाँ पर संपूर्ण अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे मेरा प्लाट रोड पर है, समझिएगा, आनंद से समझिएगा, बहुत अच्छा है साहित्य। हिंदी शब्द शब्द की पूजा करिए, शब्द ही बहुत कुछ है। मेरा प्लाट रोड पर है, रोड पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा प्लाट रोड पर है, इसका मतलब बीचों बीच रोड पर बना है प्लाट वो, या मेरा मकान रोड पर है? मेरा मकान रोड पर है, ऑन रोड कहा जाता है। मेरा मकान रोड पर है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरा मकान बिल्कुल रोड पर है। तो रोड पर है का मतलब क्या रोड पर ही बना है? ना, रोड के एक साइड में बना है, लेकिन रोड के पास है। तो यहाँ पर रोड पर जो है, इसका यही अगर अर्थ लगाएंगे तो सब क्या कहा जाता है, वो गड़बड़ेशन हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका अर्थ अलग हटकर लगाना है। जो अन्योक्ति अलंकार होता है, ऐसे समझिए अन्योक्ति की तरह ही इसमें अर्थ लगता है। तो मेरा प्लाट रोड पर है, इसमें प्रयोग हुई है व्यंजना शब्द शक्ति। मोरे राम भरत दुई आँखी, मोरे राम भरत दुई आँखी, राम और भरत हमारे दोनों आँख हैं। तो क्या वो आँख हैं? आँख नहीं है। आँख का न तो यहाँ पर लक्षणा और न ही व्यंजना, वो क्या नाम, अभिधा, दोनों अर्थ नहीं लगेंगे। अर्थ लगेगा व्यंजना। मोरे राम भरत दुई आँखी, अर्थात वो आँखों की तरह बहुत प्रिय है। राम और भरत मेरे बहुत प्रिय हैं मुझको, इसलिए कहा गया मोरे राम भरत दुई आँखी। आँख बहुत प्रिय होती है और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वो दोनों बहुत प्रिय और बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ये है व्यंजना शब्द शक्ति। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं शब्द शक्ति की जब पूरी क्लास लेकर आऊँगा तब बड़े मज़ेदार ढंग से आपको 20 उदाहरण के द्वारा समझाऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़की किताब पढ़ती है, शेर तेज दौड़ता है, मेरी गाय सफ़ेद है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखिए, मैंने बहुत तेज जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ दिए। ऑप्शन ऐसे नहीं पढ़ने चाहिए, ये भी नियम है। प्रश्न चाहे मैथ का हो चाहे हिंदी का हो, किसी का हो, प्रश्न को हमेशा आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा। गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ देखिएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यदि हम थोड़ा स्लो बोलें, इसलिए जल्दी बोलना पड़ रहा है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग किस? लड़की किताब पढ़ती है, शेर तेज दौड़ता। एक तो यहाँ पर तेज शब्द है, आपका दिमाग गया होगा विशेषण के लिए। और फिर मेरी गाय सफ़ेद है, ये भी है यहाँ पर, बाकी तो कहीं पर कुछ है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, शेर तेज दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ने की खूबी बता रहा है तेज, इसलिए तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्या है ये क्रिया विशेषण है। तेज क्या है? ये तो क्रिया विशेषण है, समझ लीजिएगा भैया ध्यान से। क्रिया विशेषण है, ये विशेषण नहीं है। मेरी गाय सफ़ेद है, क्या सफ़ेद है? गाय। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ये सफ़ेद जो है ये विशेषण है, समझ गए? सफ़ेद, और इसका विशेष है गाय शब्द। गाय की विशेषता बता रहा है विशेषण सफ़ेद। किस रंग की है? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस रस को रसराज कहते हैं? रसराज, वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को।
तो सीधा सा उत्तर है इसका श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। देखिए श्रृंगार से संबंधित वर्तनी वाला भी प्रश्न आता है। ये श्रृंगार, ये कुछ यहाँ पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ है फॉन्ट जिसमें वो श्रृंगार जैसे होना चाहिए नहीं लिख पा रहा है। वर्तनी जो होगी ऐसे लिखी जाएगी श्रृंगार। देखिए ये श्रृंगार इस तरीके से, ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, और इसमें अगर नीचे ये करते हैं ये भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, यही होगा श्रृंगार। ये भी सही है श्रृंगार और ये भी सही श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? आचरण की सभ्यता, इसके लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तद्भव शब्द बताइए। तद्भव बताना है। अग्नि, मस्तक, मछली, भ्रमर। तो इसमें मछली जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है मत्स्य। तत्सम होता है मत्स्य। अग्नि जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। और मस्तक जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है माथा। और भ्रमर तत्सम है, इसका तद्भव होता है भौंरा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परमाल रासों का रचनाकार कौन है? नरपतनाल हैं, चंद्रवरदाई हैं, या जगनिक हैं, या दलपत विजय हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जगनिक। परमाल रासों का एक दूसरा नाम है, परमाल रासों का एक दूसरा नाम है आलखंड, जिसे कहते हैं आलखंड, अर्थात आल्हा, जो हमारे गांव में खूब पढ़ा जाता है आल्हा। इसका एक ये भी नाम है और इसके रचनाकार हैं जगनिक। कौन रचनाकार हैं? जगनिक। समझ लीजिएगा। नरपतनाल जो हैं इनकी रचना है बीसल देव रासो। ये सभी पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। बीसल देव रासो, इनकी रचना है बीसल देव रासो। और चंद्रवरदाई, ये तो काफ़ी बार आने वाला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ है। और जगनिक का तो हो गया ये परमाल रासो। दलपत विजय का है खुमाण रासो। कौन सा है? खुमाण रासो, ये है खुमाण रासो। समझ गए? अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कुएं में भांग पड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। कुएं में भांग पड़ी होना, कूप ही माँ यहाँ भंग पड़ी है ना, कुएं में ही भांग पड़ी होना। तो उसका कौन सा सही अर्थ होगा? सदा कुटिल रहना, सीमित जानकारी होना, बहुत भांग पीना, या बुरी बात का व्यापक प्रभाव होना? बिल्कुल सही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बुरी बात का व्यापक प्रभाव होना। ऑप्शन नंबर 4, बुरी बात का व्यापक प्रभाव होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये प्रश्न कई बार आता है। फणीश्वर नाथ रेणु का है, या हरिशंकर परसाई का, प्रेमचंद का, या गे का? ये इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास है ये मैला आंचल, है ना, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है, उसे कहा जाता आंचलिक उपन्यास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या अंबिका दत्त व्यास, या भारतेंदु? बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। समझ गए? और ये आनंद कादम्बिनी जो है ये प्रकाशित होती थी मिर्ज़ापुर से। ये भी पूछा जाता, कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। पत्रिका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1881 ईस्वी से। समझ लीजिएगा, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष का विलोम, निरामिष। देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है
शब्द है एक आमिष। क्या है? आमिष। आमिष का मतलब होता है मांस। आमिष का मतलब होता है मांस। ये लिखा है निरामिष। निर इसमें उपसर्ग लग गया। कौन उपसर्ग लग गया? निर। ये निर इस तरीके से इसमें हल लगेगा रा में। ये आ इसमें शामिल हो गया तब शब्द बन गया निरामिष, अर्थात मांस रहित। मांस रहित। तो इसका उत्तर होगा, विलोम होगा मांस सहित, और मांस सहित के लिए होगा सामिस। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाला ये क्वेश्चन है और हमारे विद्यार्थी गलत भी कर देते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आज से आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। निरामिष का होता है सामिस। सामिस का मतलब है स धन आमिष। स धन आमिष अर्थात मांस सहित, और यह था मांस रहित, है ना। निरामिष का आमिष नहीं होगा, निरामिष का आमिष मत कर देना, समझ गए। निरामिष का होगा सामिष, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला, अनुगृहित को कई तरीके से लिखा गया है, मैं आपको सीधे सीधे सही वर्तनी वाला बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अनुगृहीत। ये सही होगा, अनुगृहीत। गा में रिर की मात्रा नीचे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिय सियार। पंक्ति के रचनाकार का नाम बताइए। मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि सरल है, आप लोग इसका आंसर भी जान रहे होंगे। रचनाकार पूछा जा रहा है। ये रचनाकार इसका कौन है? तो जगनिक है इसके रचनाकार, और ये परमाल रासों से लिया गया, आल खंड से, आल्हा से। देखिए आल्हा में बहुत बढ़ चढ़ कर वर्णन किया, अतिशयोक्ति जिसे कहते, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसे यूँ कह लीजिए, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल सफ़ेद झूठ। साहित्य में वो झूठ बड़े विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जो हमको आनंदित करता है, इसलिए वो बन जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। समझ गए? अतिशयोक्ति अलंकार। आला में लिखा हौदा फटिगो हाथी फटिगो धरती फटी दरारा खाए, और तनिक सिरोही ओछी पड़ी गई ना ही तो शेष नांग लग जाए। अर्थात ताकत की कमी नहीं, अब भी नहीं है। वो जो सिरोही, वो तलवार थी, वही छोटी पड़ गई। एक योद्धा ने दूसरे योद्धा पर ऐसी तलवार यो सिरोही मारी कि हाथी फट गया, हौदा फट गया जिस पर वो बैठा था, और फिर धरती फट गई और ज़मीन को फाड़ती हुई, पृथ्वी को फाड़ती हुई चली गई नीचे, छोटी पड़ गई वो। नहीं तो क्या होता, शेष नांग पर ये धरती टिकी है, शेष नांग तक वो जाती, लेकिन वो छोटी पड़ गई। अर्थात ताकत की कमी अब भी नहीं है। तो ये हमारा आलखंड में वर्णन है। बहुत अच्छा अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण आलखंड में मिलते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित एक शब्द है, तद्धित, सही इसका होगा तत्हित। ऑप्शन नंबर 3 तत्हित। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि है, ये तद्धित बन जाएगा। तत्हित का क्या बनेगा? तद्धित। ध्यान से समझिएगा इसको, कई बार ये क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में लिखा अत्यधिक का विलोम बताइए। अत्यधिक का विलोम। अत्यधिक का मतलब है बहुत ज़्यादा। देखिए एक शब्द है अति, और इसमें लग गया अधिक, है ना। अधिक, यण संधि हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक, अर्थात बहुत ज़्यादा। यण संधि, कौन सी संधि? यण संधि। अब बहुत ज़्यादा का विलोम होगा बहुत कम, है ना। और बहुत कम एक शब्द होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, और अगर कर दिया जाए अति, इसमें भी लगाया जाए अति, अर्थात बहुत कम, शब्द बनेगा
अत्यल्प, यहाँ भी अण संधि होगी, अत्यल्प, ये लिखा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 3, अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प, है ना। और एक स्वल्प भी होता है, स्वल्प, स्वल्प भी इसका विलोम हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया। स्वल्प मतलब सुधन अल्प, सुधन अल्प स्वल्प बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, उज्ज्वल की सही वर्तनी पूछी जा रही है। देखिए इसकी सही वर्तनी ऑप्शन नंबर 2, कैसे ये भी समझ लीजिएगा, ये होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। उज्ज्वल ऐसे बनेगा, उत ऐसे, धन ज्वल, ज्वल, ये ता जो है इस ये भी जा में, आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जा आ जाएंगे, समझ गए, 2 जा आ जाएंगे, शब्द बनेगा उज्ज्वल। इस तरीके से शब्द बनेगा उज्ज्वल, 1 जा आधा नहीं होगा, 2 जा आधे होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल। और ये आशीर्वाद जो ये गलत लिखा है ना, ये सही होता आशीर्वाद, आशीर्वाद, यहाँ पर ये आसीह धनवाद होता है, विसर्ग संधि, है ना। और आप कहेंगे अनुसूया, ये क्या गड़बड़ यहाँ पर है, ये भी सही लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं है, ये होता है अनसूया, क्या होता है, अनसूया, ये सही होता है। असूया एक शब्द है, असूया, क्या शब्द है, असूया, समझ लीजिए, असूया, असूया का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, और अन इसमें उपसर्ग लग गया, अन नकारात्मक अर्थ पैदा करता है, अन, अन, अब ये अन में नामे हलंत है, इसमें ये असमाहित हो गया, तब ना पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा अनसूया। अनसूया का मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं है, अनसूया का मतलब ईर्ष्या रहित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है। अपवर्ग शब्द का अर्थ है मोक्ष, समूह, पाप, बुढ़ापा। कौन सा सही अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ होगा मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। देखिए एक पवर्ग होता है, पवर्ग क्या होता है, पवर्ग, आप लोग समझ रहे हैं, पवर्ग, पाफा बाबा माँ, ये पवर्ग है। अपवर्ग कर दिया जाए अर्थात जिसमें पवर्ग न हो। पवर्ग न हो का मतलब यहाँ पर लिया जाता पासे पाप जहाँ न हो, पासे क्या न हो, पाप न हो, और फासे फल की इच्छा न हो, पासे पाप न हो, पतन न हो, और फासे हो जाएगा फल की इच्छा न हो, बासे कोई बंधन न हो, भासे जहाँ भय न हो, और मासे जहाँ पर मृत्यु न हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं मोक्ष। समझ गए, ये अपवर्ग का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है। कई बार प्रश्न ये आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती। कौन है लेखक इसके, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बड़ा अच्छा उपन्यास है, देखिएगा, इसको पढ़िएगा, प्रेम प्रसंग का भी वर्णन है इसमें, बहुत अच्छा। कमलेश्वर, अब समझ लीजिए, कमलेश्वर का भी पूछा जाता है उपन्यास। एक है कितने पाकिस्तान, क्या है, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं कमलेश्वर। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित उपन्यास है। दूसरा इनका यशपाल का है झूठा सच, क्या है, झूठा सच, ये एक उपन्यास है। और एक इनका उपन्यास है दिव्या, दिव्या बहुत साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ है दिव्या, और ये झूठा सच, ये 2 इनके पूछे जाते हैं। चतुर्सेन का उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू, ये इनका पूछा जाता उपन्यास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में गणनीय संज्ञा कौन है। गणनीय अर्थात जो गिनी जा सके, गणनीय का मतलब जो गिनी जा सके। अब आप उत्तर ढूंढ लेंगे सरलता से। नींद, शहद, चीनी, गांव। क्या नींद गिनी जा सकती, बिल्कुल नहीं। शहद बिल्कुल नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं, ये सब तुलने वाली चीज़ें हैं, है ना,
नापने वाली तुलने वाली चीज़ें। गांव ये गणनीय है, गांव गिने जा सकते, 2 गांव, 20 गांव। वहाँ पर 5 गांव ऐसे हैं जिनमें ऐसा ऐसा है, वहाँ पर 2 गांव ऐसे हैं जिनमें ऐसा ऐसा है, अर्थात गांव गणनीय संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 21। नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन शब्द, तो इसका सही ऑप्शन होगा ने धन अन, अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि, अयादि संधि है। अय आय अब आब 4 कैटेगरी इसकी होती हैं अयादि संधि की। ने धन अन से नयन बनेगा, और ये है नए धन अन, इससे अगर बनाया जाए तो नायन बनेगा। क्या बनेगा? नायन, इससे बनेगा नायन। या नए धन अक किया जाए, नए धन अक किया जाए तो शब्द बनेगा नायक। आय इसमें लगेगा आय, और यहाँ अगर ना में एक मात्रा ने है तो अय लगेगा। क्या लगेगा? अय, नयन, नय, अय, अय है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर आय है। हमने बताया अय, आय, अब, आब 4 कैटेगरी होती हैं। जब हम संधि पढ़ाएंगे तब विस्तृत आपको इस पर चर्चा करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा, ये निराला की कविता है। राम की शक्ति पूजा, राम रावण का जब युद्ध हुआ था तो रावण ने वहाँ जब पूजा की थी, पता चला कि वो पूजा कर रहा है युद्ध जीतने के लिए, तो राम ने भी पूजा की और शक्ति की, देवी की पूजा की राम ने। तो उससे संदर्भित जो कविता लिखी है, बड़ी अच्छी कविता है, राम की शक्ति पूजा। समझ गए? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23। बस यात्री कैसा शब्द है? बस यात्री कैसा शब्द है? बस यात्री देशज है, तत्सम है, तद्भव है, या संकर है? ये बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बस इसमें है अंग्रेजी का शब्द, और यात्री है तत्सम यानी हिंदी का शब्द। तो ये 2 शब्दों के मेल से बना है, इसलिए हो गया कौन सा? संकर शब्द। समझ गए? अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में लिखा है गीता चतुर्भुज की पूजा करती है, चतुर्भुज में समास बताइए। बहुत बहुत मोस्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मोस्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। चतुर्भुज, देखिए कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा। चतुर्भुज अर्थात जिसकी 4 भुजाएं हैं भगवान विष्णु, बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास, है ना। केवल चतुर्भुज यदि लिखा हो, केवल लिखा हो चतुर्भुज, केवल शब्द लिखा है चतुर्भुज, इसमें समास पूछ दिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये द्विगु हो जाएगा। 4 भुजा चतुर्भुज, ये भी तो होता है, ये चतुर्भुज है ना। इस तरीके से त्रिभुज, चतुर्भुज। अगर कहा जाए पीतांबर सूख रहा है, तो इसका मतलब पीला कपड़ा, कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। ये कर्मधारय हो जाएगा पीतांबर यदि कहा जाए। और कहा जाए कि मैं पीतांबर की पूजा करता हूँ, तो पीतांबर का मतलब हो गया विष्णु भगवान, बहुव्रीहि समास। वाक्य में जब शब्द प्रयोग होता है, अर्थात जब पद, वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। वाक्य में पद का अर्थ वाक्य के प्रयोग पर निर्भर होता है ना। कैसे वाक्य में कहाँ पर प्रयोग किया गया है? एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और वो उनके प्रयोग पर निर्भर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, दवा, उषा, परीक्षा, दवाएं। सोचिए 2 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दवा, ये तो सही है, दवा जो है ये तो सही है भाई, इसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। परीक्षा ये भी सही है, दवाएं बहुवचन हो गया ये भी सही है। उषा में है गड़बड़। उषा का सही रूप होता है उषा। क्या होता है? उषा जान पाए निशा आन पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए।
तो उषा शब्द सही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, हमारा ये शब्द सही होता है बिल्कुल, उषा। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, अशुद्ध, तो यही हमारा अशुद्ध है, उषा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 26। आज मुझे व्याकरण पढ़ाया गया में वाच्य बताइए। भैया वाच्य से प्रश्न आया है, ध्यान से समझिएगा। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता निश्चित होता ही है उसमें, और कर्मवाच्य में कर्म निश्चित होता है, कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाक्य पूछ रहा है, इसमें ये किस वाच्य का है? आज मुझे व्याकरण पढ़ाया गया, आज मुझे व्याकरण पढ़ाया गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। तो पढ़ाना ये तो क्रिया हो गई, और क्या पढ़ाया गया? व्याकरण, ये कर्म हो गया, है ना, ये हो गया कर्म। तो ये वाक्य है कर्मवाच्य का। कौन सा है? कर्मवाच्य का। क्वेश्चन नंबर 27। इतना परिश्रम करो कि सफलता प्राप्त हो जाए, कैसा वाक्य है? ये वाक्य कैसा है? इतना परिश्रम करो कि सफलता प्राप्त हो जाए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनमें से ये है मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य। इसमें लिखा है इतना परिश्रम करो कि, है ना, सफलता प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे उपवाक्य की से जुड़ गए हैं 2। ये की जो जहाँ पर लग जाए, समझ लीजिए वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। और यदि इसको सरल वाक्य किया जाए तो क्या होगा? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। क्या किया जाए? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये हो जाएगा सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 28। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वर्तनी विश्लेषण से आ गया, शब्द विश्लेषण, है ना। वर्तनी विस्तार कैसे किया जाएगा? ये वर्तनी विस्तार किया गया है, इससे बनने वाला शब्द कौन सा है? इसमें द्वारा या द्वार या देर या दरा, क्या होगा? देखिए, आधा दा है और आधा वा है, और ये आ है, तो वा और आ एक में जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर वा पूरा हो जाएगा, है ना। वा तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, लेकिन दा यहाँ आधा ही रहेगा ऐसे। फिर आगे रा, रा है, लेकिन रा आधा है, इसमें आ मिल गया। जब आ मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जो हमने वा बताया था, इसमें दीर्घ आ है, इसलिए ऐसे दीर्घ है, द्वा, ये द्वा हो गया। और इसमें ये दीर्घ नहीं, ये लघु आ जब मिलेगा तो ये बनेगा रा। क्या बनेगा? रा। तो शब्द बनेगा द्वार। कौन सा शब्द बनेगा? द्वार। ये यहाँ पर दा आधा, फिर ये द्वा और ये रा, द्वार। द्वार ये लिखा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। द्वारा नहीं होगा, समझ गए? दरा नहीं होगा, देर नहीं होगा, कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। लकड़ी से कागज बनता है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। लकड़ी से कागज बनता है, वेरी वेरी मोस्ट। इसमें कारक पूछ रहा है, लकड़ी से कागज बनता है, लगाइए आप लोग अनुमान क्या होगा? लकड़ी से कागज बनता है, लकड़ी से बना है, तो क्या ये करण कारक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर बस यही समझना, इसीलिए प्रश्न लाया गया है। देखिए, जहाँ पर उत्पत्ति के अर्थ में जब प्रयोग होता है, किसके अर्थ में? उत्पत्ति। ये लकड़ी से कागज की उत्पत्ति हो रही है, लकड़ी से कागज की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। जहाँ पर उत्पत्ति की बात होती, वहाँ पर होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। माँ से बच्चा पैदा हुआ, है ना, माँ से पुत्र पैदा हुआ, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। चीनी से मिठाई बनती है, खोआ चीनी से मिठाई बनती है, तो क्या होगा इसमें? चीनी से मिठाई की उत्पत्ति हो गई, रूप बदल गया,
तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। समझ गए? करण कारक नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 30। सपत्नी शब्द का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज में बड़ी ही विसंगति चल रही है, भ्रामक अर्थ चल रहे हैं। आप लोग सावधान रहिए। परीक्षा में वही चलेगा जो व्याकरण संगत होगा। पत्नी, सपत्नी शब्द का अर्थ है क्या है? पत्नी सहित या सौत या पानी या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में टक से आ गया होगा कि पत्नी सहित, है ना, लेकिन बिल्कुल गलत। ये नहीं है पत्नी। सपत्नी का अर्थ होता है सौत। क्या होता है? सौत। अब आप कहेंगे कि पत्नी सहित को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सपत्नीक। क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा इस शब्द को। सपत्नीक का मतलब होता है पत्नी सहित, और सपत्नी का मतलब होता है सौत। सौत समझ रहे हैं आप लोग? किसी व्यक्ति के एक से अधिक जब पत्नियां होती वे आपस में सौत होती हैं, है ना। तो सौत को कहते सपत्नी। सौत का यदि तत्सम रूप आ जाए वो सपत्नी ही होता है। इसका तद्भव है सौत। और जो वो कहा जाता है कि वो हमारे यहाँ दावत में सपत्नी आए थे, ये बिल्कुल गलत प्रयोग है। सपत्नी नहीं, सपत्नीक आए थे। सपत्नीक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।